जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में जो आज हमारा डे है 89, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एएलयू कंप्यूटर का एक भाग है, तो उस हिस्से का नाम बताना कि किस हिस्से का भाग है एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म यदि देख ले हम सबसे पहले, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर की एक ऐसी यूनिट जो लॉजिकल और अर्थमेटिक के काम करती है, वो कहलाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसका भाग है वो? तो यदि हम उसकी बात करें तो वो होती है सीपीयू की। सीपीयू में प्रोसेसर का भाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। उसमें प्रोसेसर का जो भाग होता है एएलयू होता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, एएलयू और कंट्रोल यूनिट को आमतौर पर कहा जाता है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट को मिलकर क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोसेसर। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, पीजीए ग्राफिक कार्ड का पूरा नाम क्या है? पीजीए ग्राफिक कार्ड का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। इसमें एरे आता है, तो इस सभी में ऑप्शन में एरे है, लेकिन प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? यदि कंप्यूटर में किसी भी तरीके के एडिशनल हार्डवेयर को यदि ऐड करना है, तो उसको जो स्लॉट्स रहते हैं उसको जोड़ने के लिए वो काम में आता है एजीपी स्लॉट ग्राफिक पोर्ट्स। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर की मेमोरी अंकगणितीय तर्क इकाई और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बताता है कि प्रोग्राम के निर्देशों को जवाब देना कैसे है। तो कैसे जवाब देना है ये सब चीज कौन बताता है? तो वो कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करती है कि किसी भी जो इनपुट हुआ है डाटा, उसका आउटपुट किस टाइप से देना है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में बाद के निर्देश शब्दों को डैश में लाया जाता है, निर्देश रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, सीएमओएस, बैटरी, प्रोग्राम काउंटर। तो जो डायरेक्टर रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो ये सब काम करता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल यूनिट और जितने भी इंस्ट्रक्शन वर्ड है उनको फेच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देश रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड आर्क और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के एक कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, जो भी कमांड आती है, उसको कंट्रोल और डिकोड कौन करता है? तो ये सब काम जो होता है वो कंट्रोल बस के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड और नियंत्रक संकेत प्रेषित करता है? सपोज कीजिए कि कंप्यूटर का एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो वो कंट्रोल बस करके एक जो पोर्ट आता है वही इसको कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के अंदर सीपीयू और अन्य उपकरण के बीच नियंत्रण सूचना पहुंचाता है? तो नियंत्रण सूचना कौन पहुंचाता है? जो अभी हमने इसके जस्ट पहले ही आंसर देखा था, उसका नाम है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ये होता है जो सीपीयू के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो डायरेक्ट डेटा का ऊपर प्रोसेस करने के लिए जितनी भी कमांड दी गई है उसको ट्रांसफर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोसेसर और अन्य उपकरण के बीच नियंत्रण संकेत प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नियंत्रण संकेत प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो वो भी कंट्रोल बस के द्वारा किया जाता है। जो भी जहां पर भी डेटा के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन को इनपुट लेना है, तो वो सब काम कौन करता है? कंट्रोल बस ही करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? यदि कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो वो होता है सीपीयू के भाग, और कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो वो मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों का चयन, व्याख्या और निष्पादन की निगरानी करता है? निर्देशों का चयन, व्याख्या और निष्पादन की निगरानी कौन सा करता है? तो सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो ये काम करता है? तो वो सब काम कौन करता है? जैसे हम अभी इतनी देर से इसके पहले बताया है कि कंट्रोल यूनिट काम करती है। कंट्रोल यूनिट जिससे कनेक्ट होती है वो होता है कंट्रोल बस। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है? यदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में काम करने वाला कौन है? तो कंट्रोल यूनिट है, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक इकाई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर के किस भाग को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से सीपीयू, यदि ऑप्शन में नहीं है तो हम कंट्रोल यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही किसका कंपोनेंट होती है? सीपीयू का कंपोनेंट होती है। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का समूह जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का समूह जिसके माध्यम से जो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेटा बस। ऑप्शन नंबर डी डेटा बस आएगा इसका। डेटा बस आएगा, डेटा बेस नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डेटा बेस में डेटा बहुत सारा एकत्रित किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए डेटा बस आएगा। स्थानांतरित किए जा रहे डेटा के लिए मेमोरी स्थान निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? यदि कोई डेटा आ रहा है, उसको कोई से स्थान प्रदान करना है, स्टोरेज प्रदान करना है, मेमोरी प्रदान करना है, तो उसका उपयोग किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो वो एड्रेस बस का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्टिकुलर डेटा का हमको एड्रेस पता चल सके और आने वाले टाइम पे कंप्यूटर उसको यूज कर सके। सीपीयू और आईओ का फुल फॉर्म, आई/ओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल की आवाजाही को कौन नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट काम करेगी। जितने भी कंट्रोल करने वाला काम है, नियंत्रण करने वाला काम है, निर्देशित करने वाला काम है, ये सब कंप्यूटर का सीपीयू का कंट्रोल यूनिट काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के संचालन का हिस्सा नहीं है? डायरेक्टर, निम्नलिखित में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से निर्देश मतलब कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना चक्र का संचालन का हिस्सा नहीं है। फेच अप्रत्यक्ष निष्पादित और मेमोरी, इंग्लिश में हम इसे देखेंगे तो क्या होगा? फेच, इनडायरेक्ट एग्जीक्यूट और मेमोरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइकिल में मेमोरी नहीं आती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सिर्फ फेचिंग आती है, इनडायरेक्टिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है, एग्जीक्यूटिंग आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर जिसपे पूरा मतलब एक पैनल के ऊपर रजिस्टर वगैरह सब जो लगे हुए थे वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? तो कंप्यूटर चालू होने पर एक्सेस की जाने वाली पहली चिप। ये कोई चिप का प्रकार नहीं है। परिधि उपकरण वाला सर्किट बोर्ड। पेरिफेरल, द सर्किट बोर्ड ऑफ कंटेनिंग पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब कि बाहर से जो अटैच किया जाता है। प्रिंटर का एक हिस्सा है सर्किट बोर्ड, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप्स होते हैं और सीपीयू चिप। तो हमने ये देख लिया कि चिप तो नहीं होती है वो, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसका जो इसमें जो मदरबोर्ड का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि सर्किट बोर्ड, जिसमें एक सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप से लगे होते हैं। चिप्स वगैरह जो मतलब चिप पे सिलिकॉन की बनी हुई जो चिप रहती है सब किस पे लगे रहते हैं? सर्किट बोर्ड पे लगे रहते हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार को नियंत्रित करता है। संचार को नियंत्रित कौन करता है? तो संचार को प्रोसेसर नियंत्रित करता है। अंकगणितीय तर्क इकाई नहीं नियंत्रण का काम नहीं करती। अर्धचालक सेमीकंडक्टर नियंत्रण का काम नहीं करती है। मदरबोर्ड पूरा नियंत्रण का काम नहीं करता है, अलग टाइप की चीज है वो। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू और अलग से चिप्स लगी रहती है। को प्रोसेसर, जो प्रोसेसर होता है वही सब काम क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है, जो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहते हैं? फादर बोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो मेन बोर्ड रहता है उसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या मतलब है? स्कैनर और अन्य सामान मदरबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। कीबोर्ड, जिसे मदरबोर्ड भी कहा जाता है, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी तत्व जुड़े रहते हैं और यह एक प्रकार का फाइल सर्वर है। तो इसमें से जो हमने इसके जस्ट पहले देखा था कि सीपीयू और अदर जो जितनी भी सेमीकॉन की चिप बनी रहती है वो सब किस पे लगी रहती है? एक सर्किट बोर्ड पे, और उस सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इंटीग्रेट सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर के हर प्रमुख भाग से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। द सीपीयू एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। सीपीयू और रैम कहाँ स्थित होते हैं? तो सीपीयू और रैम जहाँ पर स्थित होती है वो अभी इतनी देर बताया था कि सीपीयू और मेमोरी रजिस्टर वगैरह सब कहाँ पर रहते हैं? ये सब मदरबोर्ड में रहते हैं। द इंटीग्रेट सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पोर्ट, इसका जो हमने आंसर देख लिया था मदरबोर्ड, इसका आंसर आएगा। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के
कहाँ स्थित होती है, इसमें हमने देख लिया था कि मदरबोर्ड आएगा, 2 क्वेश्चन रिपीट है इसके। डैश मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है। यदि मदरबोर्ड के हिस्से की बात करेंगे तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, डीवीडी ड्राइव, स्टोरेज कनेक्टर और मेमोरी स्लॉट। इसमें से क्या क्या मदरबोर्ड के पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट आता है। वो सही बात है कि जितने भी कार्ड स्लॉट लगे रहते हैं बाहर से, जो एचडीडी जो बोलते हैं हम, एचडीडी वो मदरबोर्ड पे फिट किए जाते हैं। स्टोरेज कनेक्टर भी मदरबोर्ड पे फिट किए जाते हैं, जो हम यूएसबी वगैरह रहते हैं, यूएसबी या पेरिफेरल डिवाइस जिस पे कनेक्ट हो तो मदरबोर्ड पे रहते हैं। मेमोरी स्लॉट जो रहती है जिसमें पेन ड्राइव वगैरह हम अटैच करते हैं, वो भी इसमें रहती है। लेकिन डीवीडी ड्राइव इसमें नहीं रहता। डीवीडी ड्राइव के लिए अलग से डीवीडी ड्राइव मदरबोर्ड के ऊपर एक स्पेस पे लगाया जाता है, तो ये मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आधार है और सभी सर्किट रखता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी विभिन्न घटकों का एक साथ बांधता है? तो जितने भी हमने सीपीयू के अंदर यदि आप देखेंगे उसको ओपन करके, तो एक पूरे पैनल लगी रहती है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। और यही सब काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड पर घटकों के बीच सूचना किसके माध्यम से यात्रा करती है? मदरबोर्ड पर घटकों के बीच सूचना किसके माध्यम से यात्रा करती है? फ्लैश मेमोरी, बेस, बसें, पेरिफेरल्स और CMOS। तो ये जो जितनी भी मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी डिवाइस लगी रहती है जिसमें सीपीयू के कुछ कंपोनेंट वगैरह सब कुछ रहते हैं, वो सभी जो डेटा ट्रांसफर होता है तो वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? वो बस के द्वारा होता है। बस मतलब कि पोर्ट्स वगैरह। व्हाट इज सेट ए से टीए एंड आईडीई? ए से टीए और आईडीई का क्या, आईडीई क्या है? कॉम टॉप है, मदरबोर्ड निर्माता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रकार है या फिर फ्लैश ड्राइव का प्रकार है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इसको आपको याद रखना है कि ए से टी जो साटा है और आईडी है, ये टाइप ऑफ हार्ड डिस्क के टाइप से। मदरबोर्ड पर सीपीयू और अन्य घटकों को मदरबोर्ड से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? इनपुट डिवाइस जोड़ता है, इनपुट यूनिट जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जोड़ता है, प्राइमरी मेमोरी जोड़ती है। तो मेमोरी कोई भी कनेक्टिंग वाला काम नहीं करती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कोई कनेक्टिंग वाला काम नहीं करती। और इनपुट यूनिट आप मान सकते हैं कि इनपुट लेने के लिए काम करती है, लेकिन इनपुट यूनिट नहीं होती। वो सारी चीज कौन करता है? मदरबोर्ड पर सीपीयू और अन्य घटकों को कौन जोड़ता है? तो वो करता है सिस्टम बस। द सिस्टम बस इज सेपरेटेड इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूह में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। यदि हम एड्रेस बस बस के बारे में बात करेंगे, जो इतनी भी बस रहती है उसमें से एक डेटा बस होता है, एक एड्रेस बस होता है और कंट्रोल बस होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टार बस नहीं होता, स्टार बस टोपोलॉजी होती है, मेज बस टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजीज होती है जो डिवाइस को, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को किसी भी एरिया में किस टाइप से फिट किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है स्टार बस टोपोलॉजी, मेज बस टोपोलॉजी। लेकिन जो ये समूह में विभाजित 3 मेन जो सिस्टम बस को 3 कार्यों में विभाजित करते हैं, तो वो कौन काम करता है? डेटा, एड्रेस और कंट्रोल। डेटा का एड्रेस और उसको कंट्रोल करना है, इसे याद रख सकते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है यूएसबी शब्द का क्या अर्थ है? यूएसबी का यदि फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डैश के बिना कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता। यदि कौन सी ऐसी चीज निकाल ली जाए कंप्यूटर में से तो वो काम करना बंद कर देगा। ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं कि कीबोर्ड निकालने से कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चालू जरूर हो सकता है। स्पीकर निकालने से हम उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही माउस से। 3 चीज से निकालने से कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मदरबोर्ड निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटिंग में मदरबोर्ड की बनावट और आकार को किस शब्द दिया है? फॉर्म फैक्टर, सीपीयू, टर्म फैक्टर, एएलयू। तो इसका जो आंसर होता है कंप्यूटर में मदरबोर्ड की बनावट किस फैक्टर पे डिसाइड करती है? फॉर्म फैक्टर। जिस टाइप से वो उसका फॉर्मेशन है उस टाइप से उस कंप्यूटर की काम करने की क्षमता होगी, या फिर उसको हम देख सकते हैं उसकी एक्यूरेसी होगी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर। नेटवर्क कार्ड नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड जैसे भारी घटक किसके माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं? यदि बाहर के कुछ भी कार्ड वगैरह, नेटवर्क कार्ड वगैरह सब जोड़ रहे हैं तो उसको किसके एडिशनल स्लॉट के द्वारा जोड़ते हैं हमसे?
कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि मदरबोर्ड की कैपेसिटी से फुल हो गई है और उस पर हम कुछ चीज़ जोड़ नहीं सकते, तो बाहर से हम उस चीज़ को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। सीपीयू से परिधीय उपकरण तक कंप्यूटर डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? यदि सीपीयू से परिधि उपकरण मतलब पेरिफेरल उपकरण तक कंप्यूटर का डेटा मतलब आउटपुट दे रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। आपने यदि देखा होगा तो कंप्यूटर हम लैपटॉप वगैरह चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, सिस्टम में हम सीपीयू में हम जो पोर्ट्स के द्वारा प्रिंटर को बाहर से अटैच करके रखते हैं। बाहर से अटैच करने का मतलब कि जो कंप्यूटर का डेटा है वो सीपीयू तक किस पोर्ट्स के द्वारा जाएगा? ये कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम को विस्तार क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर सिस्टम को विस्तार क्षमता कौन सी ऐसी चीज प्रदान करती है? तो जितने ज़्यादा स्लॉट रहेंगे उसमें, किसी भी कंप्यूटर में जितने ज़्यादा स्लॉट रहेंगे उसकी कार्य क्षमता उतनी ज़्यादा विस्तारित रहेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विस्तार कार्ड क्या है? एक्सपेंशन कार्ड डैश में डाले जाते हैं। स्लॉट परिधि उपकरण सीपीयू कंप्यूटर के पीछे या पृष्ठ पे। तो यदि आप उस एक्सपेंशन स्लॉट डालने वाले हैं तो स्लॉट की स्पेस जो रहती है वहां पे डालना पड़ेगा आपको। स्लॉट की ये हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट में आपको एक्सपेंशन कार्ड डालना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन कार्ड कहाँ पे डलेगा? एक्सपेंशन स्लॉट में। सिस्टम यूनिट, द सिस्टम यूनिट वाज पूछा है कि सिस्टम यूनिट क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस का समन्वय करता है। एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक रखे जाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन है। डेटा को नियंत्रित और हेरफेर करता है, अंकगणित ऑपरेशन करता है। तो सिस्टम यूनिट ये हो सकता है कि ये कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण रखे जाते हैं, घटक रखे जाता है। सिस्टम यूनिट मतलब एक यूनिट बनी हुई। सिस्टम यूनिट का मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे एक मॉनिटर है, अपने आप में कोई कंप्यूटर नहीं कहलाता है। सीपीयू अपने आप में पूरा कंप्यूटर नहीं कहलाता है। कीबोर्ड है, अपने आप में कोई कंप्यूटर नहीं कहलाता है। माउस है, इसको भी आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। प्रिंटर है, इसको भी आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। कंप्यूटर वर्ड किस चीज़ से बनेगा? यदि उसके अंदर सीपीयू के अंदर आप माउस को अटैच करेंगे, उसमें कीबोर्ड अटैच करेंगे, उसमें आप प्रिंटर अटैच करेंगे, या प्रिंटर छोड़ दें हम तो मॉनिटर अटैच करेंगे। ये जो चारों चीज़ों को अटैच करने के बाद फिर वर्क करना स्टार्ट होता है, उसको ही हम बोलते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है। इसे हम बोलते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम बन चुका है। यदि ये इसमें से कुछ भी चीज़ यदि हटा देंगे तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक रखे जाते हैं। कंटेनर नहीं मतलब एक स्पेस बोल सकते हैं कि एक स्पेस जिसमें कंप्यूटर के घटक रखे जाते हैं। डैश पोर्ट धीमी गति से डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करते हैं। कौन सी ऐसी पोर्ट है जो धीमी गति से डेटा को ट्रांसफर करता है? तो वो कौन सी होगी? सीरियल पोर्ट जो रहती है वो धीमी गति से डेटा ट्रांसफर करती है। वह पोर्ट जो डिजिटल डिवाइस से डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है उसे क्या कहते हैं? वीजीए मॉनिटर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट। तो उसे हम बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। ये वो यूएसबी पोर्ट क्या है? जो डिजिटल डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में काम नहीं करता है? कंप्यूटिंग काम करता है, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती, आउटपुटिंग काम करती है, प्रोसेसिंग काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कंप्यूटर में, इसलिए वो एक डंप मशीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा बेसिक नेचर है जो ये काम करता है? तो भंडारण और पुनर्प्राप्ति कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सभी काम जो है कंप्यूटर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का एक चार प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के चार प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? डेटा एकत्र करना का काम कौन है? कंप्यूटर करता है, सही बात है। डेटा को सूचना में संसाधित करना यह काम है। विश्लेषण करना, तो डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, यह बात भी सही है कि वो एनालिसिस डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का काम है। डेटा प्रोसेस को विश्लेषण करना है। डेटा या सूचना को संग्रहित करना यह भी काम है। सूचना को संग्रहित, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। सटीक आंसर इसका ये होगा कि ये इनमें से कोई सा ऐसा काम नहीं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। होम, शॉपिंग और विज्ञापन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर एप्लीकेशन के श्रेणी में आते हैं? यदि हम होम शॉपिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर? तो मार्केटिंग के लिए है, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, या मिलिट्री के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो सामान्य से देख सकते हैं कि मार्केटिंग के पर्पज से काम आता है ये। कंप्यूटर से मैनिपुलेट डेटा इज मैनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। यदि कंप्यूटर अपने आप से कुछ डेटा को मिस यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
तो उसको हम कंप्यूटर को हेरफेर करता है यदि डेटा में, तो वो क्या कहलाता है? अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बेंचिंग, उपयोग करना और डाउनलोड करना। तो वो सब क्या कहलाता है? कंप्यूटर कई तरीकों से डेटा में हेरफेर करता है, मतलब प्रोसेस कर रहा हो डेटा को, एक तरफ से उठा के यूज कर रहा है, फिर वापस अलग अपने डेटा को एड्रेस, जो डेटा एड्रेस देता है उसमें रख रहा है। वो सब काम क्या कहलाता है? प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती? जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम कॉल करने का अनुरोध करता है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए, प्रक्रिया को साझा डेटा प्रक्रिया को साझा डेटा प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए, सीपीयू और डिवाइस की गति के बीच बेमेल को संभालने के लिए। ऐसा कौन सा काम है मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती? तो जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम कॉल करने का अनुरोध करता है, जब तो जरूरत पड़ती है इंटरप्ट मैकेनिज्म की। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए ये भी है कि इंटरप्ट मैकेनिज्म होगा जब ये कंट्रोल यूनिट का वर्क करेगा। प्रक्रिया को साझा डेटा प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए ये काम नहीं होता है इंटरप्ट मैकेनिज्म। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेमेल को संभालने के लिए भी होता है इंटरप्ट मैकेनिज्म। डेटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य अधूरे डेटा को निम्नलिखित में बदलना। कैसे डेटा में बदलना? तो वो एक सूचना के रूप में, आपको एक इंफॉर्मेशन के रूप में डेटा प्रदान करना, यही कहलाता है कंप्यूटर का मेन काम। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डैश का एक अर्थ है यह डेटा का चयन करके उसे सारांशित करने और उसे इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए के बारे में है कि वह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो ये सब क्या कहलाता है? सूचना कहलाती है। जो कंप्यूटर एक ऐसा रो डेटा उठाता है या फिर हम इनपुट के द्वारा उसको डेटा देते हैं, तो ऐसा डेटा वापस हमको देता है जिसका हम यूज़ कर सके। यदि उस डेटा का यूज़ ही नहीं है तो हम उसको वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ एनर्जी कहेंगे कंप्यूटर की। तो वो जो मीनिंगफुल डेटा प्रदान करता है उस डेटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। कंप्यूटर एक गूंगा मशीन और यह एक उपयोगकर्ता के निर्देशों के बिना काम नहीं कर सकता। ये कथन निम्नलिखित में किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? कंप्यूटर एक गूंगी मशीन है, मतलब एक डंप मशीन है। वो अपने आप में से कोई काम नहीं कर सकती। यदि वो अपने आप से कोई काम करेगी तो उसमें कौन सी क्वालिटी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी IQ क्वालिटी, इंटेलिजेंट कोशिएंट। तो इंटेलिजेंट कोशिएंट नहीं है कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए तो हम उसे बोलते हैं कि एक डंप मशीन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उलझी हुई समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है, तो ये कंप्यूटर का सबसे बेसिक गुण है। प्रक्रिया की गति बहुत अधिक है, तो गति भी, स्पीड भी बहुत स्पीड से काम करता है। मेमोरी और भंडारण क्षमता अधिक है, हर कंप्यूटर में अपग्रेड कर सकते हैं आप भंडारण क्षमता, ये बात भी सही है। अपने उच्च सामान्य ज्ञान के कारण यह अनुपयुक्त निर्देशों की पूर्ति स्वयं ठीक कर सकता है, ये गलत बात है कि यह ऑटोमेटिक अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का उपयोग करने का ये लाभ ये है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और उनमें बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित किया जा सकता है। इसके पहले भी हमने यही देखा था कि ये बात सत्य है। इनपुट गलत होने इनपुट गलत होने पर भी कंप्यूटर सही आउटपुट देता है। ये बात गलत है कि इनपुट यदि गलत है तो आउटपुट भी गलत ही होगा। कंप्यूटर को लचीला होने के लिए डिजाइन किया गया है, ये बात भी गलत है। तो इसकी सही बात पूछी इसमें, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है, सही बात पूछी। उपयोग तो सभी, दो चीज तो गलत हो गई, तो उपयोग सभी नहीं होगी। इसका हो जाएगा कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित किया जा सकता है। ये हमने जो इसकी क्वालिटी देखी थी, इसका आंसर हो जाएगा। पहचान करें कि कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। दो दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट पूछा है स्वचालन किसी कार्य को यथासंभव कम मानवीय संपर्क के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्वसनीय डेटा के समान सेट के लिए सुसंगत परिणाम देने की क्षमता को संदर्भित करता है। पहचान करें कि कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए सत्य या असत्य। तो इसका जो आंसर है वो दोनों सही है कि दोनों के दोनों काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। विश्वसनीयता, डेटा के समान सेट के लिए सुसंगत परिणाम देना, मतलब सही, यदि आपने उसको डेटा दिया तो 100% एक्यूरेसी के साथ वो काम करके देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है? तो
सटीकता, विश्वसनीयता, बहुमुखी प्रतिभा और परिश्रम। तो ये कहलाती है बहुमुखी प्रतिभा, मतलब कि वर्सेटिलिटी। हर एंगल से वो काम कर सकता है। ये वो तो इसको यदि उसको आप वीडियो प्ले करने के लिए दे रहे तो वीडियो भी प्ले कर सकता है, वो टाइपिंग करने के लिए दे रहे तो टाइपिंग भी हम उस पर कर सकते हैं। आप उसको यदि आप एक तरीके से यूज कर रहे हैं गेम खेलने के लिए तो गेम भी खेल सकते हैं। तो वो चीज क्या है, बहुमुखी प्रतिभा है उसकी। विभिन्न समस्या को हल करने में लचीलापन कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। ये बात सही है। यदि हम किसी कंप्यूटर के सिस्टम में बार बार एक ही इनपुट दर्ज करते तो हमें एक ही परिणाम मिलता है। ये बात सच है। कंप्यूटर की विशेषताओं को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। यदि बार बार एक ही एक चीज हम उसको दे रहे हैं और हर बार वो वही दे रहा है तो मतलब वो 100% एक्यूरेसी है उसकी। इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे मानवीय हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम बनाती है? परिश्रम, सटीकता, स्वचालित, बहुमुखी प्रतिभा। मानवीय हस्तक्षेप के बिना यदि कोई मशीन काम कर रही है तो उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक काम कर रही है, स्वचालित रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की वह क्षमता पहचाने जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसको अनुकूलनीय बनाती है? कभी थकना, उबना या थकावट महसूस नहीं करना। ये बात सच है। विभिन्न प्रकार को कार्यों को पूरा करने की गुणवत्ता, सरल, जटिलता उससे अच्छा, मतलब इस स्टेटमेंट से अच्छी चीज ये वाली दे रही है। सटीकता का वह स्तर जिसके साथ गणनाएं की जाती है। यहाँ सिर्फ एक्यूरेसी की बात कर रहा है वो। वह अवधि जो कंप्यूटर सिस्टम को किसी कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब स्पीड की बात कर रहा है। यदि स्पीड की यहाँ बात कर रहा है, सटीकता की यहाँ बात कर रहा है, थकान की यहाँ बात कर रहा है, वो तीनों की तीनों चीज यहाँ पे दे रखी है उन्होंने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो तीनों स्टेटमेंट में दिए हैं वो बात भी सच है, लेकिन तीनों की तीनों क्वालिटी किस में दे रखी है? ऑप्शन नंबर बी में। मतलब कि गुणवत्ता है, मतलब सटीकता है। सरल है, मतलब कि थकना, उबना, थकावट महसूस न करना। जटिल है, जटिल, सरल और जटिल दोनों है। तो ये सरलता और जटिलता दोनों रूप से काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यदि कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो भंडारण है, गति है, आपके स्वचालित रूप से काम करना है, वर्सेटिलिटी है, रिलायबिलिटी है। गति है, भंडारण है, मितव्ययता, इकोनॉमी और विश्वसनीयता। मितव्यय, रिलायबिलिटी भी है, स्टोरेज भी, स्पीड भी है। मितव्ययिता नहीं होगा। मितव्ययिता मतलब कि ज्यादा खर्च करना पड़ता है हमें। एक बार उसको खरीद के लिया है उसके बाद बहुत सारा काम करके देगा वो। हर काम के लिए वो पैसे आपसे नहीं मांगेगा, डिमांड नहीं करेगा। इसलिए मितव्ययिता का मतलब होता है ज्यादा पैसे खर्च करके कोई काम करवाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये बात गलत है कि उसके अंदर बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता, आईक्यू नहीं होता खुद का। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HDMI का मतलब होता है HDMI क्या होता है? HDMI बाहर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पोर्ट से लगे होते हैं। उस पोर्ट से में हम क्या करते हैं, बाहर के पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया इंटरफेस को जोड़ने के लिए काम किया जाता है हाई डेफिनेशन वाली, तो उनको इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है जो इसे एक ही समय में विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो इसका जो आंसर है वो है वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता संबंधित है? तो ये वापस से वही आंसर है, बहुमुखी प्रतिभा। न्यूनतम बिजली खपत किस स्थिति में होती है? यदि वो सबसे कम बिजली खपत करेगा तो वो जब बंद हो जाएगा, बंद होने के जो कंप्यूटर को बंद होना या ऑफ होना बोलते हैं, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं शट डाउन करना। तो यदि उसको शट डाउन कर दिया तो वो बिजली खपत रोक देगा। त्रुटि रहित गणना करने की क्षमता कंप्यूटर की कौन सी संपत्ति को संदर्भित करती है? तो वो सटीकता को दर्शाती है। किसी भी काम में कम से कम एरर दर्शाना सटीकता कहलाता है। 100% सटीकता साथ लगातार काम करना। डेटा असंगति और अशुद्धि के कारण त्रुटियां हो सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये बोलते हैं परिश्रम। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ की जा सकती है। कौन सा गुण है ये? तो ये गुण आएगा परिश्रम का गुण, क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ वो कर रहा है तो ये परिश्रम का गुण है।
पहचाने कि दिए गए कथन सत्य या असत्य। एक कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता परिश्रम कहलाती है। ये बात सच है। तो इसका ये बात सटीकता और एक कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है। यह बात सच है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी तो कट ही जाएगा इसका, बी और डी, क्योंकि एक भी गलत नहीं है। इसके बाद देखिए बहुमुखी प्रतिभा का गुण यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी नहीं होती। ये वाला गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी की विशेषता है। मेन मेमोरी की विशेषता क्या है वो हमको बताना है कि यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। ये बात सच है, कार्यशील मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी से तेज है, सेकेंडरी मेमोरी से ये तेज होता है। ये बात भी सच है। प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। ये बात सच है कि रैम और रोम इसमें से निकाल देंगे तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी ए बी सी सभी हो जाएगा। एनालिटिकल इंजन जो सबसे शुरुआती कंप्यूटर डिवाइस में से एक था, किसने बनाया था। यदि एनालिटिकल इंजन की बात करें तो सबसे पहले किसने बनाया था, वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की गति क्या थी, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो से मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो ये मिली सेकेंड में वर्क करते थे। अभी हम नैनो सेकेंड में काम करते हैं, इसलिए हम नैनो कंप्यूटर की बात करते हैं। इसलिए उस टाइम पे मिली सेकेंड में वर्क करते थे कंप्यूटर, मतलब गति जो मापते हैं मिली सेकेंड में मापते थे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट अलग अलग ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, इसलिए उसमें एक प्रोटोकॉल आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। ENIAC एडवॉक आदि क्या है, कंप्यूटर के उदाहरण है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है ये, तो ये सभी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है, जिसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। एडवेक का मतलब क्या है, एडवेक जब कंप्यूटर बना था, एनीवेक एडवेक जो बने हैं उनके फुल फॉर्म हुआ करते थे। उस फुल फॉर्म का पूछा है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक सही बात है कि सभी में इलेक्ट्रॉनिक होता है। डिस्क्रिप्ट होता है, तो डिजिटल नहीं होता, क्योंकि पहले डिजिटल कंप्यूटर नहीं चलते थे, सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर ही चले, तो डिजिटल हट जाएगा यहाँ से। डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे, एनालॉग कंप्यूटर नहीं थे ये, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। और कंपाइलर नहीं होगा, कंप्यूटर होगा, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनालॉग नहीं होगा क्योंकि एनालॉग मतलब जैसे घड़ी चलती है तो उसके अंदर बार बार सेल चाबी भरनी पड़ती है, चाबी भरेंगे जब तक चलेगी, उसके बाद वापस से बंद हो गई। इसी टाइप से ये ऑटोमेटिक थे। यदि एक बार बिजली सप्लाई हो गई तो बिजली सप्लाई के बाद वो कंप्यूटर चलता रहता है। पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रदान किया, ऐसा पहला कौन सा कंप्यूटर पहले जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो स्टोरेज प्रदान नहीं करते थे, वो सिर्फ काम कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, उसके बाद उसमें स्टोरेज नहीं होता था कि काम को सुरक्षित रख सके। 8 जो कंप्यूटर है ADSAC, ये ऐसा कंप्यूटर था जिसने सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस इसमें यूज हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENIAC जो है पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। सबसे पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। सबसे पहला स्टोरेज वाला कौन सा था, 8SEC था। तो ये कौन से कंप्यूटर था जो डेस पर आधारित था। ब्लेस पास्कल की अवधारणा, वॉन न्यूमैन की वास्तुकला, चार्ल्स बेबेज की वास्तुकला है, ट्यूरिंग की मशीन अवधारणा। तो ये वॉन न्यूमैन की जो आर्किटेक्चर वाली कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड था ये ENIAC कंप्यूटर। 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था, चार्ल्स बेबेज, एडा लवलेस, हरमन हॉलरिथ, जोसेफ मेरी जैकवार्ड। तो चार्ल्स बेबेज जैसे व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर विकसित किया, जिसे कंप्यूटर का जिसके आविष्कारदाता या जन्मदाता कहते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था।
तो ये कहाँ पे किया गया था? यदि कोई सी भी टेक्नोलॉजी जनरेशन, ये टेक्नोलॉजी जनरेशन नहीं, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो यूएसए से निकली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्पोरेट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? यदि वो बात करेंगे तो एनियक कंप्यूटर, इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले एनियक कंप्यूटर बनाया था इन्होंने। एनियक पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनियक का फुल फॉर्म क्या है? यदि हमने एडसेक का फुल फॉर्म इसके पहले देखा था, तो इसी तरीके से इसका जो एनियक का फुल फॉर्म है, एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। जिसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर विज्ञान में एचटीटीपी का हमने आंसर देख लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सुपर कंप्यूटर नहीं, यदि हम कंप्यूटर की जनरेशन टू जनरेशन एवोल्यूशन की बात करें तो आज के टाइम पे सुपर कंप्यूटर बन चुके जो काफ़ी तेज गति में काम करते हैं और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मतलब वर्क कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो है इसमें से कौन सा नहीं है? ईके, पीडीए, परम और क्रे 3। तो जो पीडीए है वो इसका सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये इसमें से ईके, परम और क्रे 3 ये तीनों सुपर कंप्यूटर। इसमें से जो परम है, परम 8000 जिसे हम बोलते हैं, वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो फुगागू करके एक अपना जापान या चाइना का जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वही है सबसे वर्ल्ड का सबसे फास्ट है फुगागू। दुनिया की पहली गिनती मशीन है अबेगस, एनियक, मार्क 1 और नन ऑफ दिस आएगा इसका। तो इसका आंसर जो है वो है अबेकस। अबेकस सबसे पहले पास्कल ने बनवाया था। पास्कल का अबेकस सबसे पहले गिनती की मशीन थी, गिनती करने के लिए यूज होती थी। प्राचीन गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? कैलकुलस, अबेकस, टेबल और ग्राफिंग। तो प्राचीन गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता था? अबेकस। अबेकस का यदि आप संशोधित वर्जन देखेंगे तो वो होता है कैलकुलेटर। फिर पूछा है कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो डिफरेंस इंजन से उसकी उत्पत्ति होती है, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस से उसी मशीन को बनाया और उसी को हम आज कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? तो कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो प्रथम पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? तो एस ई ए सी सी एक जिसको बोलते फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। अबेकस, एटलस, ये सभी। अबेकस तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर श्रेणी में नहीं, ये तो गिनती की मशीन है। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर डेस्क पीढ़ी का है। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर वाली श्रेणी यदि देखेंगे तो वो कौन सी आती है? दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है, सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट होता है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। वैक्यूम ट्यूबों को ट्रांजिस्टर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूबों को ट्रांजिस्टर में कब मतलब ट्रांसफर किया गया था? तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब चलते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर। तो ये सभी का स्टार्ट होते हैं सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। तीसरी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी आकार क्या है? तीसरी पीढ़ी में यदि हम कैपेसिटी की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की, तो सबसे ज़्यादा कितनी कैपेसिटी की स्टोरेज होती थी उसमें होती सिर्फ 4 GB की। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या कहलाता? तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर? एनालिटिकल इंजन ही तो बनाया था। उसके बाद फिर उन्होंने उसके पहले अबेकस बनाया था, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया। पास्कल ने अबेकस बनाया था और एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। सबसे पहले कंप्यूटर भी इसे कहते हैं हम। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो वो हमने ऑप्शन इसके पहले क्वेश्चन में देख लिया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? ये भी है कि चार्ल्स बेबेज ने किया है। निम्न कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो ये भी इसका आंसर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगी, कौन सा क्या है, आविष्कार किसने किया, पिता किसे कहते, तो वो सब चार्ल्स बेबेज आएगा। माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? VLSI का फुल फॉर्म की यदि बात करेंगे तो क्या होता है इसका? वेरी लार्ज सर्कल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेरी लाइट नहीं होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ये इन्होंने दी थी, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन कौन सी थी? तो एनालिटिकल इंजन थी।
दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, जो हमने इसके जस्ट पहले बात की थी, यूएसए के द्वारा जो विकसित किया गया था, एनियक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एनियक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो आज के जो 100 क्वेश्चन थे हमने देख लिए फटाफट, जितने भी सबसे कम समय में हमने सारे 100 क्वेश्चन करे हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर से। तब तक के लिए जय हिंद।